हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाई शाइस माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे, चैप्टर नंबर 8 का। कल के वीडियो में मैंने बहुत कुछ बता दिया था आपको, और मैंने ये भी बताने की कोशिश की थी कि ये जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ थे, नॉट वैल्यूज़, जो ये क्लोथिंग पैटर्न्स जो इनका था, जब ऐसे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज होने लगे तो वहाँ जो इंग्लैंड में वेमेंस थी उनका क्या कौन सा वाला जो रूप था वो सामने आया। उन लोगों ने रिवॉल्ट करा, उन लोगों ने एजिटेशन करा, फिर वो सफ़रेज मूवमेंट के लिए उन लोगों ने डिमांड करा, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए अपने डिमांड करा। सी और मैंने कहा था ये इंग्लैंड में हुआ था 1830 वाले टाइम पीरियड के आसपास में। मैंने कहा था कि हम कल अमेरिका के बारे में बात करेंगे, तो अमेरिका में भी एक सिमिलर सा मूवमेंट डेवलप हुआ था अमंग वाइट सेटलर्स। ये सैटेलाइट्स नहीं है, सेटलर्स है गाइस, ठीक है। और देखो अमेरिका में क्या हुआ था, जो फेमिनिन जेंडर है, मीन्स जो फीमेल है ना, उनके क्लोथिंग पैटर्न को वैरायटी ऑफ ग्राउंड्स, मतलब अलग अलग बेसिस पे ना इन लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा था। क्यों? क्योंकि ये इन लोगों का ये कहना था कि ये जो आप पहनती हो ना, इसकी वजह से बहुत सारी सी बीमारियाँ होती हैं, डिजीज़ होती हैं। क्यों? देखो इंडिया में आकर के इन लोग को सैनिटेशन का ख्याल नहीं रहा, बट अमेरिका जैसे ये लोग हैं लोग, तो वहाँ पे अब ठीक है ना, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, बट कोई बात नहीं। वहाँ पे इन लोगों ने बोला कि ये जो आप लोग लॉन्ग स्कर्ट पहनते हो, क्योंकि वहाँ पे ये ट्रेंड में था एट दैट टाइम अमेरिका में कि जो वुमेंस थी वो लॉन्ग स्कर्ट पहनती थी। आज के टाइम पे अगर आप लहंगा या फिर लॉन्ग स्कर्ट पहन के चली जाओ, तो जो अब अगर आप चल रही हो तो वो नीचे धूल मिट्टी लग जाती है ना, तो वही लगती थी उन लोगों के भी स्कर्ट्स में। तो इन लोगों ने बोला, ये जो वाइट सेटलर्स हैं, ने बोला कि ये जो नीचे है ना वो डर्टी हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसमें डर्ट भर जाता है, तो इसकी वजह से इलनेस क्रिएट होती है। और जो ये स्कर्ट्स होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा उसको उसको लोग हैंडल नहीं कर पाते थे। वो इस टाइप के स्कर्ट होते थे, इस मतलब कोर्स कपड़े से बने हुए थे वो, ठीक है। वो मूवमेंट, जब वो लोग कहीं आते जाते थे लोग, वुमेन्स लोग, तो उनके मूवमेंट को भी हैम्पर करता था। वो लोग वर्क भी नहीं कर पाती थी, अगर मूव नहीं करेंगी, वर्क नहीं करेंगी अच्छे से, मतलब वो कंफर्टेबल होके नहीं कर पाएंगी, तो वो उतना अर्न भी नहीं कर पाएंगी। तो बेसिकली देखो, आप एक क्लोथिंग पैटर्न से देखो, क्लोथ से लेकर के कनेक्ट करने की कोशिश करो, कहाँ से कहाँ तक चला गया वो, उनके अर्निंग तक चला गया बात, ठीक है। इन लोगों को लगा कि हमारे जो ड्रेस है उसमें रिफॉर्म्स होना चाहिए, और जो पोजीशन ऑफ वुमेन है उसको भी चेंज करना चाहिए। अगर जो क्लोथ्स हम लोग जो पहन रहे हैं वो कंफर्टेबल होगा, और हम लोग उसमें कंफर्टेबल होंगे, वो कन्वीनियंट होगा, तभी तो हम लोग वर्क कर पाएंगी, तभी तो हम लोग अपनी लिविंग अर्न कर पाएंगी, और तभी हम लोग जाकर के इंडिपेंडेंट हो पाएंगी। तो 1870s में नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन था, ठीक है। अमेरिका की ही बात हो रही है। इसकी हेड थी मिसेस स्टैंटन। यहाँ पे STANTON है, ठीक है, इसको एक बार देख लेना। स्टैंटन इनकी हेड थी। और ये जो अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन था ना, इसको डोमिनेट कर रहा था कौन? जो लूसी स्टोन है, मतलब वो जो ये जो ड्रेस रिफॉर्म जो लोग ये चाहते हैं, जो जितने लोगों ने उसके लिए कैंपेन चला रखा था, ठीक है, उतने लोगों ने इसको डोमिनेट कर रखा था। बिकॉज देखो, एक चीज़ यहाँ पे सफरेज मूवमेंट नहीं मिल रही है, एक तरफ क्या है, इनको रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप ड्रेस में ही रिफॉर्म लेकर के आओगे। ऑब्वियस सी बात है, अभी हम इंडिया पे भी आएंगे, इंडिया में भी हम ड्रेस के बारे में पढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं है ना कि उस टाइम पे बस ड्रेस ही ड्रेस चल रहा था, क्लोथिंग पैटर्न ही चल रहा था, नहीं। उसके सराउंडिंग भी आप देखोगे ना, तो उसके सराउंडिंग भी जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग है, जो वॉर वगैरह है, वो सब चल रही थी। तो यहाँ पे बस एक पर्सपेक्टिव बता रहा है कि उसमें क्लोथिंग वाला जो पैटर्न था वहाँ का क्या सीन था, उसका क्या हिस्ट्री है। तो हम उस टाइम पे क्या था कि एक तरफ लोगों को रिफॉर्म चाहिए था, अब वो ड्रेस में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो अमेरिका में। दूसरी तरफ लोगों को वुमेन सफरेज एसोसिएशन इन लोगों ने बना रखा था, बिकॉज इनको चाहिए था राइट टू वोट, इनको चाहिए था इनके डेमोक्रेटिक राइट्स, जो कि इंग्लैंड में भी जो वुमेन्स थी उन लोगों ने डिमांड करे थे। तो उसके बाद में इन लोगों ने, जब दोनों लोग आपस में मिले, तो ये जो सफरेज एसोसिएशन थी इसको डोमिनेट कौन कर रहा था? तो जिनको वो ड्रेसेस वाले रिफॉर्म चाहिए थे ना, स्पेशली वो लोग इनको डोमिनेट कर रहे थे। आर्ग्यूमेंट सिंपल था कि हाँ ठीक है, हमें सिंपल सा ड्रेस चाहिए, शॉर्ट स्कर्ट चाहिए, और वो कॉर्सेट जो हैं वो उतने खास, मतलब उतने नहीं होने चाहिए जितने आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हो, कि बिल्कुल बॉडी से एकदम चिपका हुआ हो, हमें हमारा शेप प्रॉपर पता चले, लोगों को अट्रैक्शन हो हमें देख करके, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस चाहिए, शॉर्ट स्कर्ट चाहिए, और एबडन कॉर्सेट्स चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा फ्रीली मूव कर पाए, और हम अपना जो काम है वो कंफर्टेबल तरीके से कर पाएँ। आप देखोगे ऑन बोथ साइड ऑफ अटलांटिक, आप देखोगे कि एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। और वो मूवमेंट कैसा था? वो कोई रिलीजन बेसिस पे नहीं था, वो बिल्कुल रेशनल मूवमेंट था ड्रेस के रिफॉर्म के लिए। ओके, आगे चलते हैं, जस्ट अ मिनट। अभी देखो प्रॉब्लम यहाँ पे भी आई, गिव अ बिट, वुमेन सफ़र, नॉट सफ़र, दिस इज सफरेज, ठीक है, सफरेज है ये। ओके, कुछ कुछ यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं।
इस पे ध्यान नहीं देना है, मैंने पहले भी बता रखा है। जो पीपीटी यहाँ पे होती है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बुक से ही होती है, तो आप जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। ओके, अब इतना कुछ हुआ, डिमांड हुई चेंज के लिए, लेकिन जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने इनको सक्सेसफुल नहीं होने दिया, क्योंकि ये लोग क्या चाहते थे, इनके जो सोशल वैल्यूज़ हैं उनमें, ये लोग तो मतलब बेसिकली एक ड्रेस में चेंज चाहते थे ना, ड्रेसिंग पैटर्न में, क्लोथिंग पैटर्न में चेंज चाहते थे। बट जो रिफॉर्मर्स थे, जो मतलब कुछ और भी लोग थे वहाँ पे, जो हायर क्लास के लोग थे, उन लोग को ये लगा कि ये हमारे सोशल वैल्यूज़ का तो ख़त्म, मतलब एकदम नाश ही कर देंगी। जो हमारे सोशल वैल्यूज़ हैं, जो एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इन लोगों ने मतलब जो ये इन लोगों ने रिफॉर्म करा था, नॉट रिफॉर्म, जो इन लोगों ने कैंपेन चलाया था कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक राइट्स चाहिए, हमें ड्रेसेस में हम हमारे साथ रिफॉर्म कर दो, ये वो जो भी सारी चीज़ें थी, उनको वो उस बेसिस पे उनको सक्सेस नहीं मिली, और उस रेट पर भी उनको सक्सेस नहीं मिली, उतना वो जो सक्सेसफुल ये लोग नहीं हो पाए। आप देखोगे उनको हर जगह पे हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ी, और वहीं पे कुछ कंजर्वेटिव्स ऐसे थे जो इस चेंज के खिलाफ थे, और उनका ये कहना था कि अगर ये चेंज होगा तो इस चेंज के होने का मतलब ये है कि जो विमेन है वो अपनी ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स हैं ड्रेसिंग के, वो खो देंगी, उनको ख़त्म कर रही हैं, और अगर वो उनको ही ख़त्म कर देंगी तो अब वो ब्यूटीफुल नहीं दिखेंगी। इसका मतलब कि वो अपने अपनी जो आइडेंटिटी है वो खो देंगी, जो उनका ग्रेस है, जो उनकी ब्यूटी है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। और इन सब के बेसिस पे, क्योंकि कंजर्वेटिज्म वहाँ पे चल रहा था बहुत ज़्यादा, तो जो विमेंस थी उन पे बहुत सारे से अटैक्स भी हुए, बहुत सारे से जो विमेन रिफॉर्मर्स थी उन्होंने अपना जो एजेंडा था उनको बदला, और वापस से इन लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, हम जो एंशियंट टाइम पे चल रहा है, जो एंशियंट टाइम से चल रहा है हमारा ट्रेडिशनल क्लोथिंग पैटर्न, हम उसको ही करेंगे, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे दंगे फसाद हो रखे थे, आप कह सकते हो एक तरीके से। बट वही है ना कि आगे जैसे जैसे जब हमारी जनरेशन बढ़ती जाएगी तो हम लोग सह लेंगे, हमारी जनरेशन नहीं सहेगी, या फिर हो सकता है हम लोग के बीच में से कोई ऐसा पर्सन हो जो नहीं सहे। तो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी आप देखोगे हाउएवर जो चेंज था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था पूरे एनवायरनमेंट में। और जो पहले इनको मना बोल रहे थे, इनको पहले बोल रहे थे कि नहीं, हम ऐसे चेंजेस अलाउड नहीं, हम आपको नहीं करने देंगे ये सारे चेंजेस, आज वो भी नए नए टाइम्स आने के साथ साथ उनके वैल्यूज़ भी चेंज हो रहे थे। और वो जो लोग थे जो मना बोल रहे थे, वो स्टार्ट कर दिए एक्सेप्ट करना कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम भी एक्सेप्ट करते हैं जो भी आपकी डिमांड है वो। फिर आप देखोगे जब न्यू वाला टाइम आता है तो बहुत सारे से चेंजेस हुए, ब्रिटेन में हुए, वो तो रही अमेरिका के बाद, अभी फिर से वापस से अपने ब्रिटेन पे आते हैं, अपना तो नहीं है खैर बट फिर भी वापस से ब्रिटेन पे आते हैं। ब्रिटेन में ये चेंजेस हुए थे। अब जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिका में ये हुआ, ब्रिटेन में वो हुआ, तो मतलब इंग्लैंड में वो हुआ, वही एक ही बात समझ लो। अभी जो ये मैंने लाइन मार्क करा है ना, ये बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ये मैं हर जगह के बारे में बता रही हूँ कि 19th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते जो चेंजेस थे वो हर जगह दिखाई देने लगे थे, जस्ट बिकॉज उस टाइम पे टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही थी, बहुत सारी सी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा था, न्यू नए नए मटेरियल्स आ रहे थे, न्यू जितने भी आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजीज़, इन्वेंशंस, इनोवेशंस, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो नए टाइम के आने के साथ साथ इन लोगों के थोड़ा सा दिमाग बुद्धि में भी परिवर्तन आ रहा होगा पॉसिबली, तो इन लोगों ने उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करी और बाद में इन लोगों ने एक्सेप्ट करा भी। तो ये जितने भी चेंजेस थे ब्रिटेन में, ये किस वजह से पॉसिबल हो पाए, टेक्नोलॉजीज़ की वजह से पॉसिबल हो पाए। अगर ये टेक्नोलॉजीज़ नहीं आई होती तो शायद बैकवर्ड ही होता, क्योंकि जितना भी बना हुआ है वहाँ पे पेरिस वेरिस घूमने चले जाओ, ये हम लोगों से लूट पाट के ही बनाया है। ऐसा नहीं था कि उनके पास बहुत सारा सब पैसा हो गया है और फिर वो वहाँ से बनाने आ रहे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बाकी के चेंजेस जो थे, एक तो मैंने बताया कि नए मटेरियल्स, और बाकी फिर टेक्नोलॉजीज़, जो नए नए इन्वेंशन इनोवेशंस हुए थे उसकी वजह से हुए। बाकी के कुछ जो अदर चेंजेस थे, वो जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे ना, और जो नई नई जो वर्किंग कंडीशन वुमेन्स के लिए थी, इन दोनों की वजह से भी कुछ कुछ चेंजेस हुए। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नए मटेरियल की अगर हम बात करें कि ये जो न्यू मटेरियल, अभी जो मैंने बोला आपको, न्यू मटेरियल एंड टेक्नोलॉजीज़, प्लूरल कर लेना इसको, ओके। तो न्यू मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं। बिफोर द 17th सेंचुरी, जो 17th सेंचुरी से पहले जो एक विमेन होती थी ब्रिटेन में, वो जब वो कपड़े पहनती थी तो उनका कपड़ा ना जैसे कि चलो उसको छोड़ो, एक एग्जांपल लेते हैं। पहले के टाइम पे जब लोग कपड़े पहनते थे तो वो उनके उतने कपड़े फाइन क्वालिटीज़ के नहीं हुआ करते थे, ठीक है। अभी देखो जैसे यहाँ पे बहुत ही कोर्स कॉटन का बना हुआ होता था, फ्लैक्स लिनन का होता था, ठीक है, या फिर वो जिसको बहुत ही डिफ़िकल्टी होती थी उन लोगों को क्लीन करने में। बाद में जब 1600 में आपको पता होगा कि ये लोग हमारे पास 1600 में ही आए हैं,
1601 मतलब ट्रेड वगैरह करने के लिए आए थे ये लोग। तो 1600 के बाद जब ये लोग इंडिया के साथ में इन लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट करा, तो फिर इन लोगों ने इंडिया से चीप और ब्यूटीफुल टाइप के, हाँ यहाँ पे बहुत ही सस्ते दाम पे मिलता था, चीप नहीं है ये, चीप है, ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती रेट पे मिलती थी, और बाद में इन लोगों ने ट्रेड को मोनोपोलाइज भी कर रखा था। तो बहुत ही चीप रेट पे ये लोग बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर ये लोग कपड़े, इंडियन छिंस आप जानते होंगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे, इस वाले क्लास में तो नहीं, बट हाँ क्योंकि ये इस क्लास का लास्ट चैप्टर है, ये हम क्लास 10th में डिस्कस करेंगे छिंस क्या था, ठीक है। बस आप समझ लो क्लोथ का ही टाइप था एक, ठीक है। तो 1600 के बाद में जब ये लोग ट्रेड करने के लिए आते हैं इंडिया में, तो वहाँ इंडिया से मतलब हमारे प्यारे भारत से ये लोग बहुत ही सस्ते दाम पे बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल से ये लोग कपड़े लेकर के जाते हैं, कहाँ पे, यूरोप में लेकर के जाते हैं, फिर वहाँ पे ये लोग डबल रेट पे सेल करते हैं। और आप देखोगे कि जो इनके वार्डरोब्स है ना, जो इनकी अलमारी वगैरह होती है, वो पूरे के पूरे इंडियन ड्रेसेस से भर जाती है। फिर उसके बाद में क्या आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन क्या करता है, मास मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देता है, किसका, कपड़ों का। तो जो कॉटन टेक्सटाइल्स होते हैं ना, उसका मास मैन्युफैक्चर्स करता है, जो सूती जो कपड़े होते हैं उसका एक मैसिव स्केल पे उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है, और बाद में उसको मतलब इंग्लैंड में ही वो ऐसा करता है, ऐसा नहीं कि वो इंडिया में आके करता है। हाँ ये चीज़ क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में आया था, तो ये लोग जो काम था चीज़ों को मास मैन्युफैक्चर करने का, ये लोग इंग्लैंड में ही कर रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं करा है, बट अभी जो स्टार्टिंग इनिशियल फेज बता रही हूँ पहले वो सुनो आराम से। तो इन लोगों ने मास मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करा वहाँ से कॉटन टेक्सटाइल्स का, और फिर जो अपना उनका जो कॉटन टेक्सटाइल था पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर दिया, इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें इंडिया भी शामिल था। जो कॉटन क्लोथ्स हुआ करते थे वो बहुत ही जल्दी लोगों को मिल जाते थे, और यूरोप में भी बहुत ही वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल रहते थे, उनको भी बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते थे, मतलब एक्सेस उनकी बहुत अच्छी थी कॉटन क्लोथ को लेकर के। आप देखोगे 20वीं सदी के स्टार्टिंग में जो आर्टिफिशियल फाइबर्स थे, और लाइक क्लोथ्स हो गया, और भी सारी सी चीज़ें हो गई, फाइबर्स, कुछ भी हो गया, आप बस ऐसे ऐसे समझ लो कि वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते दाम पर मिलने लगे, और वो इजी होते थे, आप उसको आराम से धुल सकते हो, आप उसको मेंटेन करके रख भी सकते हो। जस्ट दैट कि अब जो टाइम पीरियड आ रहा था ना, क्लोथ्स उस टाइम पे एक लिमिट से ज़्यादा लाइटर हो गए थे, शॉर्टर हो गए थे, और सिंपलर हो गए थे। बस इतना समझो कि एक टाइम पे अमेरिका की डिमांड थी, उस टाइम जो अमेरिकन वेमेंस थी उनकी डिमांड थी कि शॉर्ट स्कर्ट पहनने दिया जाए, क्योंकि उन लोग का जो लॉन्ग स्कर्ट था वो पूरा धूल मिट्टी लगता था। तो जो वाइट सेटलर्स थे और बेसिकली जो वेमेंस थी उनको भी थोड़ी सी हाइजीन वाली प्रॉब्लम थी, तो इसके खिलाफ वो लोग एजिटेशन कर रहे थे, इसके खिलाफ वो लोग रिफॉर्म चाहते थे। तो अभी जा करके उनका ये रिफॉर्म सच हो रहा था कि हाँ चलो ठीक है, इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई हैं, और अब हम ऐसे ऐसे कपड़े इन्वेंट डिस्कवर वॉट जो भी हम वैसे कपड़े बनाएंगे, तो सस्ते भी दाम पे बेचेंगे, उसको सस्ते भी दाम पे बेचे कपड़े। शॉर्ट भी हुआ करते थे और वो बहुत ही सिंपल भी हुआ करते थे, ठीक है। बट येट आप देखोगे 1914 वाला जो टाइम पीरियड था इतने शॉर्ट हो गए, मतलब एंकल लेंथ तक आ गए थे उनके जो ड्रेसेस थे वो, अगर हम 13th सेंचुरी वगैरह की बात करें और 1914 तक बात करें, तो इस टाइम पीरियड तक उनके जो स्कर्ट की जो लेंथ हुआ करती थी, या फिर जो वो लोग फ्रॉक्स वगैरह स्कर्ट कुछ भी पहनते थे, क्लोथ्स जो कोई भी क्लोथ्स था, चाहे वो फ्रॉक हो, मिडी हो, स्कर्ट हो, वट वो एंकल लेंथ तक हुआ करता था। बाय 1915 ये तो मिड काफ़ी हो गया, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा जो स्कर्ट की जो हेमलाइन थी वो एक लिमिट से ज़्यादा ऊपर उठती चली गई। अभी आगे चलते हैं। द वॉर पे अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझो कि जो चीज़ें यहाँ हुई वही चीज़ें अमेरिका में हुई, वही चीज़ें इंग्लैंड में हुई। कुछ प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे जिसके खिलाफ वुमेंस ने एजिटेशन करा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, तो कुछ लोग उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, और ना ही वो उसमें कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार थे। अगेन जब 19th सेंचुरी का लास्ट फेज़ आया तो उस टाइम पे देखोगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, डेवलपमेंट हर जगह पे स्टार्ट हुआ, पैसे आएंगे, सारी चीज़ें डेवलप होगी, आपको भी शौक होगा कि हाँ चलो ये खरीदते हैं वो खरीदते हैं, इसके मेरे पास कार नहीं है मैं कार खरीदूंगी, मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये खरीदूंगी, होता है ना। तो जैसे जैसे ये सारी चीज़ें आने लगी तो लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो भी चेंज होने लगी, एंड लोगों ने जो चेंजेस एक टाइम पे ब्रिटेन एंड अमेरिका ने डिमांड करी थी, मतलब इन कंट्रीज़ की वेमेंस ने डिमांड करी थी कि हम हमारे जो ड्रेसिंग सेंस है उसमें रिफॉर्म कर दो। अब वो जो लोग मना बोल रहे थे, अब उनको वो सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल होने मतलब एक्सेप्टेबल थी, जस्ट बिकॉज कि टाइम चेंज हो रहा था, मॉडर्न टाइम्स आ रहा था, और नए नए टाइम्स के आने के साथ साथ इन लोग की जो आइडियोलॉजीज थी उसमें भी थोड़ी सी परिवर्तन हो रहे थे बेसिकली। अगर हम वॉर की बात करें
तो वुमेंस की क्लोथिंग में ना, जैसे अभी मैंने आपको इधर बताया, जस्ट अ मिनट, यस इधर ही आई थिंक मैंने बोला था। हाँ, ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ वाला जब मैं करवा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ये नए मटेरियल टेक्नोलॉजीज़ और साथ में जो वो दो वर्ल्ड वॉर हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कमेंट में बता दो कब कब हुए थे, अगर पता है तो, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जो ये वॉर्स हुए थे, दोनों वर्ल्ड वॉर्स, इनका भी मेजर इम्पैक्ट पड़ा है वुमेंस की क्लोथिंग पे। बहुत सारी यूरोपियन वुमेन्स ऐसी थी जिन्होंने, जस्ट अ मिनट, हाँ, जिन्होंने ज्वेलरीज को अवॉइड कर दिया, लग्जरियस क्लोथ्स जो थे उनको पहनना अवॉइड कर दिया। और जैसे ही जो अपर क्लास वुमेन्स थी, जब वो अदर क्लास वाले वुमेन्स के साथ मिलेंगी तो सोशल बैरियर जो थे ना वो इरोड होने लगेंगे, और जो वुमेन्स थी उस टाइम पे वो सिमिलर वे में ड्रेसअप करना स्टार्ट कर देंगी। ओके, जो क्लोथ्स थे वो और भी छोटे होते चले गए ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। अगर मैं बात करूँ तो जितनी नीड होनी चाहिए वो उससे ज़्यादा शॉर्टर होते चले गए और चीपर रेट में भी बिकते थे। और क्योंकि अगर कहीं पे वॉर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका खर्चा होगा, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में देखो, चाहे वो गन्स वगैरह या फिर एमुनेशंस वगैरह बनाने में देखो। तो आप देखो 1917 वाला जो टाइम पीरियड था उसमें 7 लाख वुमेन्स ऐसी थी जो एमुनेशन फैक्ट्रीज़ में ब्रिटेन में एम्प्लॉयड थी, ठीक है। और उनका जो यूनिफॉर्म क्या था, मतलब वो क्या पहनती थी, वो वर्किंग यूनिफॉर्म था उनका, ठीक है। लाइक ब्लाउज टाइप का कुछ होता था, आज के ज़माने में हम उसको कोट, टॉप, शर्ट कुछ और बोलते हैं, यहाँ पे ब्लाउज लिखा है। एंड साथ में उनके ट्राउज़र्स हुआ करते थे, उनकी एक्सेसरीज़ हुआ करती थी, जैसे कि कुछ स्कार्फ वगैरह हो गए। बाद में उसको रिप्लेस कर दिया गया खादी के खाकी, सॉरी नॉट खादी, खाकी, खाकी एंड कैप से उसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया। ब्राइट कलर्स जो देखोगे ना वो साइड से हमेशा के लिए गायब हो गए, बस वो सोबर कलर्स ही दिख रहे थे, जस्ट बिकॉज कि वॉर इतनी सारी सी हो रखी थी, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मास मैसिव, मतलब आप समझ लो, हाँ मास किलिंग आप कह सकते हो, वहाँ पे हुआ था। और ये लोग भी उतने खुश नहीं थे कि हाँ हमें एमुनेशन फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट दे दिए तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, नहीं। इनकी खुद की डिमांड, एक मिनट, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ प्लेनर, PLAINER, ओके, प्लेन एंड सिंपल, ठीक है। इनकी खुद की डिमांड कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, बट फिर भी एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए था। अगर यहाँ की बात करो तो भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अभी हम आगे पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट वगैरह में, तो वहाँ से हम इसको रिलेट करके पढ़ाएंगे, डोंट वरी, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है। बस इतना समझो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चला तो इनकी जो क्लोथ्स की डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ गई, एंड जो क्लोथ्स थे वो और भी चीपर रेट पे मिलने लगे, और जो उनकी लेंथ थी हुआ करती थी क्लोथ्स की, जितनी ज़रूरत से ज़्यादा वो शॉर्ट होती चली गई। विमेंस को एम्प्लॉयमेंट दी गई कहाँ पे, एमिनेशन फैक्ट्रीज़ में। ऑब्वियसली बात है, बनाना होता है बहुत सारी सी मशीन्स से, गन वन वगैरह बनाना होता है, फिर कुछ भी उनको कोई भी एम्प्लॉयमेंट दी गई, बस वो इतना ऐसा आप समझ लो कि वो एमिनेशन फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयड थी। ब्राइट कलर्स कुछ थे नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट अच्छा खासा है, ब्राइट कलर्स फेडेड फ्रॉम द साइड। यहाँ पे आप कह सकते हो कि वॉर को डिनोट करने के लिए भी कहा जा रहा है, और वेमेंस की जो कंडीशन थी उसको भी डिनोट करने के लिए लाइन कही जा रही है। इस वजह से जो क्लोथ्स थे वो बिल्कुल ही प्लेन एंड सिंपल हो गए। पहले तो थोड़े बहुत डिज़ाइंस वगैरह बन जाते थे, नहीं, अब इतना एक डिस्ट्रक्शन हो रहा है एक जगह पे, और आप अगर चाहो कि यहाँ पे एक डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाए, नहीं हो पाएगा वहाँ पे। तो इस वजह से जो क्लोथिंग पैटर्न था उनका एकदम प्लेन और सिंपल होता चला गया। जो स्कर्ट्स थे वो शॉर्टर हो गए, मतलब वो बहुत छोटे हो गए। जो ट्राउज़र्स थे वो वेस्टर्न वुमेन क्लोथिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आप कह सकते हो, वो हो गया। फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब वो लोग स्कर्ट्स वगैरह पहनती थी तो वो लोग मूव करने में, उनको चलने वलने में दिक्कतें होती थी, बहुत ही हैवी हुआ करता था। ऑब्वियसली बात है, एंशियंट पैटर्न अगर आप डिज़ाइनिंग की देखोगे तो बहुत ही अलग तरीके की होती थी, बहुत हैवी हुआ करता था। तो अभी जो ये ट्राउज़र्स वगैरह पहन रही थी विमेंस, इसके बेसिस पे इनका जो मूवमेंट था वो फ्री हो गया था, मतलब इनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिली। पॉलिटिकली नहीं मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं लिखा है कि पॉलिटिकल वे में, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, बस हाँ आराम से अच्छे खासे से लोग चल पा रहे थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो उनके जो हेयर्स थे विमेंस के, वो उन लोगों ने शॉर्ट करवाना शुरू कर दिए थे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर थोड़ी सी भी अगर आप वेस्टर्न स्टाइल में कुछ भी करोगे ना, आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे देख लो लोग क्या करते हैं। मैं कहना तो नहीं चाहिए, सभी को पता होगा आज ट्रेंड में क्या चल रहा है क्या नहीं। यहाँ पे हम एक स्टडी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो आप आज के टाइम से रिलेट कर लो। अगर लोगों को थोड़ा सा भी थोड़ी सी भी अगर कुछ वेस्टर्न स्टाइल की चीज़ें मिलती हैं ना, तो उनको ईयरिंग भी चाहिए होता है वेस्टर्न स्टाइल का। मैं गर्ल्स के बारे में ही बात कर रही हूँ, मैं खुद भी लड़की हूँ, तो हाँ ये चीज़ें हैं सब में, मेरे में भी है, सभी में है। तो अगर आप वेस्टर्न में अगर आपका आउटफिट वेस्टर्न है तो ऑब्वियसली बात है आप हेयर्स को उसी स्टाइल से
डिज़ाइन करोगे, ठीक है, कर्ल करोगे या फिर स्ट्रेट करोगे, वॉटएवर जो भी आपको पसंद है वो। ईयरिंग्स भी वेस्टर्न ही होनी चाहिए, ट्रेडिशनल है तो ईयरिंग्स ट्रेडिशनल होनी चाहिए, हील्स एंड ऑल जो भी आप समझ सकते हो। तो बस उस टाइम पे भी ऐसा था कि उन लोग को जो ट्राउजर्स एंड जो ब्लाउज़, आज के टाइम पे आप उसको शर्ट बोलोगे बट फिर भी ठीक है, उनको जो मिल रहा था तो उनको लगा कि नहीं इस पर लॉन्ग हेयर्स सूट नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने हेयर्स को ना शॉर्ट करवा लिया, ठीक है। और 20वीं सेंचुरी में आप देखोगे तो एक प्लेन ऑस्टर स्टाइल का एक ट्रेंड चला हुआ था, जिसको देख करके लोग समझते थे कि हाँ ये बहुत ही सीरियस है और ये बहुत ज़्यादा ये प्रोफेशनल है। मतलब अगर आपने प्लेन कुछ पहन रखा है तो आपको लोग ऐसे देखेंगे कि आपके अंदर सीरियसनेस है और आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म वाली जो क्वालिटी होती है वो है। जो नए स्कूल्स बन रहे थे बच्चों के लिए वो उनको एम्फेसाइज कर रहे थे कि जो प्लेन ड्रेसिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है वो उनको बता रहे थे। जो ज्वेलरीज एंड जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो अवॉइड करने के लिए बोल रहे थे, जस्ट बिकॉज कि अभी देख रहे हो ना यहाँ से वेस्टर्न स्टाइल वाला आ रहा है सब कुछ कि ज्वेलरीज मत पहनो। अभी हमारे एंशियंट टाइम से तो लोग पहन रहे हैं ना, मतलब ट्रेडिशनली अगर आप देखो तो वुमेन्स हाँ पहनती थी ज्वेलरीज वगैरह, सब उनकी आउटफिट का पार्ट हुआ करता था। बट अभी क्या हो रहा है, ये ज्वेलरीज मत पहनो, ऑर्नामेंट्स निकाल दो, इसके लिए आप उनको डिस्करेज कर रहे हो, उसको उन लोगों को इनकरेज आप नहीं कर रहे हो। आप उनको क्या किस चीज़ के लिए एम्फेसाइज कर रहे हो, तो प्लेन ड्रेस के लिए आप प्लेन ड्रेस पहनो, थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल अपना लो। जो जो जिमनास्टिक्स होता था और जो गेम्स होता था वो स्कूल्स में आते थे वेमेंस के लिए। मतलब हाँ पहले के टाइम पे अलाउड नहीं थे कि गेम्स वगैरह जो जिमनास्टिक्स वगैरह है वो वेमेंस कर पाएँ, बट नहीं अभी क्या हो रहा था, अभी टाइम चेंज हो रहा था तो अभी सारी चीज़ें जो थी वो विमेंस के लिए भी स्कूल्स में अलाउड थी। मतलब गर्ल्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, मेनली मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ। और जैसे ही इन लोगों ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है इन लोग के जो क्लोथ्स थे वो और शॉर्ट्स हो गए, लाइक टाइट वाइट्स पहननी होती है। अगर आप एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मैन या फिर स्पोर्ट्स वेमेन को देखोगी तो आपको उनका ड्रेसिंग स्टाइल पता होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी किसी भी ट्रेंड स्टार्ट हो गई। और जब ये वर्क पे जाती थी तो उनको अलग टाइप के क्लोथ्स लगते थे, जब ये स्पोर्ट्स करने जा रहे तो उनको अलग टाइप के कपड़े लगते थे। तो हर जगह पे चाहे वो स्पोर्ट्स करने जाएँ, चाहे वो खेलने वो अपने काम के लिए जाएँ, चाहे वो अपने घर का काम करने के लिए जाएँ, उनको एक कंफर्टेबल और कन्वीनिएंट क्लोथ चाहिए होता था जो उनको अभी प्रेजेंट टाइम पे मिल रहा था। तो अभी हम इससे पता कर सकते हैं कि जो हिस्ट्री है क्लोथिंग की वो कैसे हमारी सोसाइटी की हिस्ट्री से लिंक्ड है, ठीक है। हमने अभी तक ये देखा कि जो हमारा जो डोमिनेंट कल्चरल एटीट्यूड था, जो आइडियल्स ऑफ ब्यूटी थी, कैसे उसको चैलेंज किया जा रहा था। चैलेंज ही आप बोल सकते हो ना कि पहले के टाइम पे हम कुछ और करते थे, हम ट्रेडिशनल वे में हम कुछ और कर रहे हैं, हमारे प्राचीन काल से कुछ और होते आ रहा है, हम साड़ी पहन रहे हैं, आज हम जीन्स टॉप पहन रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, कुछ लोग बोलेंगे कि टेक्नोलॉजीज़ बढ़ी हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि मॉडर्न टाइम्स आया है। हाँ ठीक है, वो सारी बातों से मैं एग्री करती हूँ, बट कहीं ना कहीं तो हम हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, हम उसको तो ख़त्म कर रहे हैं ना, उसको तो हम खोते जा रहे हैं ना। तो बस वही बात है। हम लोगों ने अभी तक देखा कि जो रिफॉर्मर्स थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, उन्होंने स्ट्रगल करा इन सारे आइडियल्स को शेप करने में। ऑब्वियसली यही लोग थे जो एक टाइम पे नहीं मान रहे थे कि हम रिफॉर्म्स नहीं करने देंगे वगैरह वगैरह। अब जब जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजीज़ बड़ी इनोवेशंस नए नए आए तब जाके इन लोग का दिमाग खुला, चलो ठीक है हम भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, ये और जो नए नए टाइम्स जब मॉडर्नाइजेशन की तरफ लोग बढ़ रहे थे, इन तीनों ने मिल करके कैसे प्रेशर क्रिएट करा लोगों में कि हाँ अब चेंज होना चाहिए। अगर यहाँ तक वीडियो में अभी तक कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लो, रिप्लाई नेक्स्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वाले वीडियो से हम अपने प्यारे देश भारत के बारे में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉलोनियल इंडिया। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं, बट अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप यहाँ पे सर को कांटेक्ट कर सकते हो। सर के आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, सर को मेल भी कर सकते हो, बट आप सर का ये व्हाट्सएप नंबर पर्सनल है, वो खुद ही बात करते हैं स्टूडेंट से, कोई भी ग्रुप्स वगैरह नहीं बना है, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। और एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता जा रहा है तो इस बार के जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुए थे, मेंस भी हो ही रहा है, मेंस का रिज़ल्ट अभी पता चलेगा। जब मेंस का रिज़ल्ट आएगा तब उसके भी जो भी सारे रिव्यूज़ होंगे हम शेयर करेंगे आपको इसी चैनल पे वाईशाइस की तरफ से। और प्रीलिम्स का रिव्यू तो इतना है कि हाँ बहुत सारे बच्चों ने 90+ स्कोर करा है एंड प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है।
आप सर को एक बार मैसेज कर लो व्हाट्सएप पर, आपको सारी डिटेल्स वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कुछ भी कि फ़ीस वीस लगेगी, कुछ नहीं है ऐसा। आप सर को बस एक बार मैसेज कर लो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, बाकी की डिटेल्स आपको सर से अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।